नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पार्ट 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने पहले पढ़ा विविधता के बारे में। हमने समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जब बंदे इधर उधर घूमते हैं, यात्राएं कैसे करते हैं, फिर वहाँ के कैसे मिश्रित हो जाती है उनकी संस्कृति, है ना। एक जगह से वह दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो कुछ नई चीज़ें अपनाते हैं, कुछ पुरानी। तो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें शुरुआत करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, इसमें देखो लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका, ये जो चित्र दिखा रखा है ये लद्दाख है। लद्दाख का रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। रेगिस्तानी है तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो एक हमने पढ़ा था ना कि ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। तो गर्म जो है वो तो राजस्थान वगैरह का है, और जो ये लद्दाख है ये ठंडा रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ रहती है और ये बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। सोचो देखो कितनी दिक्कत होती है वहाँ पे। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शॉल कभी आप लेने जाओगे ना, वो महंगी मिलती है और बड़ी सॉफ्ट भी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं, क्योंकि वह वहीं उगता है, वहीं पर ही बनाते हैं लोग उसकी शॉलें। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। मतलब हर परिवार ये पालते ही हैं जानवर। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। मतलब कि व्यापारी रेगिस्तान है तो वहाँ पर गए नहीं, गए वहाँ पर भी। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे। मतलब मध्य एशिया से आते थे लद्दाख में। वहाँ पे कुछ रास्ते ऐसे हैं, ठीक है ना, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जिसे आज क्या कहते हैं? तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। तो क्या लेके चलते थे? मसाले लेके चलते थे, कच्चा रेशम लेके चलते थे और दरिया लेके चलते। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। तो जो बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा था? वह लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा था। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। तो जो यहाँ के लोग थे 400 साल पहले इस्लाम धर्म से उनका परिचय हुआ था, उसके बारे में उनको जानकारी मिली थी। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। अब देखो कहते हैं ना कि जो जैसी संस्कृति से फिर उससे वहीं पर उसका बढ़ावा वो होता चला जाता है। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, वह लद्दाख में प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। ठीक है, कौन कौन गाते हैं? मुसलमान भी गाते हैं और बौद्ध लोग भी गाते हैं। और उस पर नाटक खेलते हैं, मतलब उस पर नाटक बनाते हैं और वह करते हैं। अब देखो ये जो है, ये जो लेडीज़ हैं ये पश्मीना शाल बुन रही हैं, ठीक है ना, ऊन से। अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इसके एक तरफ तो क्या है? समुद्र है और एक तरफ क्या है? पहाड़ी है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। जो केरल है ना, वहाँ पे मसाले बहुत मिलते हैं और वहाँ के मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। जो अंग्रेज आए थे ना, वो यहीं से ही आए थे। पहले उन्होंने मसालों का व्यापार ही किया था, बाद में फिर हम पर अपना कब्जा ही कर लिया और अपना शासन जमा लिया। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी के केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है ना। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको? थॉमस को, संत थॉमस को ईसाई धर्म लाने का उनका श्रेय। मतलब यहाँ पर जो इंडिया में ईसाई धर्म अपनाना शुरू हुआ था वो उन्हीं के थ्रू आया था। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो
करीब 700 साल पहले यहाँ आए। अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मतलब यहाँ पर जो है मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत है। अब लोग थे ना, सफ़र कभी पैदल करते थे, घोड़ों से करते थे, तो वो रुक जाते थे बीच में, तो फिर वहाँ की संस्कृति के बारे में उनको जानकारी मिलती थी। तो फिर वो जब कभी कुछ किताबें लिखते थे ना अपनी यात्रा के बारे में, तो सब जगह के बारे में उसमें विवरण करते थे। अब ये क्या है, मछली पकड़ने का चीनी जाल है। ये जो आपको जाल दिख रहा है, ये मछली पकड़ने का चीनी जाल है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता देखा। तो जो वास्को डी गामा था, उसने यूरोप से यहाँ भारत आने का समुद्री रास्ते की खोज की थी। फिर उसके बाद से तो सभी आने लग गए, व्यापार शुरू हो गया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। कई देखो, अब बाहर से लोग आ रहे हैं, तो कई अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं, फिर वे वहीं बस गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वहाँ पर जो है अलग अलग धर्म को अपनाया जाता है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं, क्योंकि देखो चीन से भी आए, तो जो जहाँ से आते हैं लोग, फिर कहते हैं ना, मिश्रित हो जाती है फिर वहाँ की जो संस्कृति होती है। इसमें चीन शब्द इस बात की तलने की, हाँ, चीनी किसको, जाल को, जो जाल है मछली पकड़ने का उसको चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें जो चीन शब्द है, इसका इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। देखो चीन, तो चीन शब्द से मिल रहा है ना वो चीन से, इसीलिए केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। देखो चावल जो होता है ना, उसे अधिक पानी ज़रूरत होती है। अब वह समुद्र के पास है तो नमी है उसमें बहुत अच्छी, तो इसलिए वहाँ पर चावल की उपजाऊ खेती भी होती है। उपजाऊ मतलब कि वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, किसके लिए, चावलों के लिए। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखो लद्दाख में क्या है, बर्फ़ जमती है, रेगिस्तान है ना, और केरल में क्या है, मछलियाँ पकड़ते हैं लोग, क्योंकि वहाँ समुद्र है और वहाँ पे व्यापार वगैरह हुआ है, वहाँ पे मसाले भी इतने उगते हैं, तो कितना उनकी भौतिक भौगोलिक उस स्थितियों में कितना अंतर है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। जैसे बाहर से लोग लद्दाख में भी आए और चीन में, वहाँ चीन से यहाँ पर कहाँ क्या कहते हैं उसे, केरल में भी आए। तो मतलब दोनों ही जगह विदेशों से आए ना लोग, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। ठीक है ना, देखो वहाँ की संस्कृति कैसी है और वहाँ पे प्राचीन काल में क्या हुआ था, उनका इतिहास कैसा रहा, तो ये बहुत फर्क डालता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब देखो गांवों से भी लोग शहर में आते हैं ना काम के लिए, तो अभी भी लोग इधर से उधर सफ़र कर ही रहे हैं। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं और जहाँ हम पहुँचते हैं। अगर हम यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था, विदेश जाके रहने पड़े काम के लिए, कुछ बंदे विदेश भी जाते हैं, तो फिर वो उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। देखो हमारे आस पड़ोस में भी ज़रूरी नहीं है कि सभी हमारे जैसे ही हो, अलग अलग, कोई मद्रासी भी हो सकता है, कोई राजस्थानी भी हो सकता है, ठीक है, कोई केरल से साउथ इंडियन भी हो सकता है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और कहते हैं गली में, देखो गलियों में रहते हैं, कोई मोहल्ले में रहते हैं, तो मिलजुल के सारा काम करते हैं। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं तो बुलाते हैं ना सबको, और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब विविधता में एकता, ये तो हम सुनते ही आए हैं कि विविधता में एकता होती है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना, सभी लोग मिलके एक हो गए, तो कोई ये नहीं था कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ तो मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं, सबने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया और अपने देश को आज़ाद किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। सब एक थे, क्या थे, सब हिंदुस्तानी थे।
अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं। तो मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते रहते थे, जो आजकल भी चल रहा है, जो गलत होता है। कभी किसी को देखो जात पात से नहीं देखना चाहिए, सब इंसान है, सब हिंदुस्तानी है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे फूट डाल देंगे, परंतु वैसा नहीं कर पाए क्योंकि हमें काफ़ी विविधता है, इसका वह लाभ उठाना चाहते थे और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक हैं, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे कविता लिखी गई है, उसे पढ़ते हैं। दिन खुन के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। शायद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रम में दामन भिगो के जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारो बहा के जाना। ये भारतीय जन नाट्य संघ का इप्टा का है। तो मतलब जो आज़ादी के टाइम पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो किस तरीके से उन्होंने अपनी जान दे दी थी, तो ये उसके बारे में कविता है। अब देखो ये है ना, दिख रहा है आपको पिक्चर, इसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू जी हैं। ये जो खड़े हुए हैं झंडे के पास, ये हमारे पंडित नेहरू जी हैं, ठीक है ना। तो पहले देखो कैसा था बिल्कुल ही, और आज के टाइम पे तो हर जगह अंतर भी आ गया है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। आपने कभी देखा हो तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर नरसंहार हुआ था, और देखा जाए तो वहाँ पर कौन थे, अंग्रेज तो सिर्फ एक ही था और बाकी तो सारे जो सेना में भर्ती थे वो हिंदुस्तानी ही थे। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। तो जलियांवाले बाग का जो गेट था ना, वो बहुत छोटा था, तो बंदों ने जान बचाने के लिए वहाँ पर एक कुआं था, उसी में कूद गए और वह दबके ही मर गए वहाँ पे। तो सभा ही तो कर रहे थे वहाँ पे, महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, ठीक है ना। जो देखो उनकी जान को जो उन्होंने दी है आज़ादी के लिए, तो हम उनकी उसको बेकार क्यों करें। आज हम क्यों नहीं समझते अपनी आज़ादी की कीमत, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी कि भारत का झंडा कैसा होगा, ये उसी टाइम बना था। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। जब अब अपना झंडा लेके जाएंगे तो होगा ना, हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। किसी ने कहा नहीं कि तुम भारतीय हो, तुम सब एक हो, नहीं, उनके अंदर से थी ये भावना, बल्कि यह बहुत ही गहरी और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया था। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया कि हिंदू है मुस्लिम है, नहीं भाई तू हिंदू नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू सिख नहीं है, तू भारतीय। ये उनके अंदर अपने विचार आए थे खुद अपने अंदर से कि नहीं हम सब भारतीय हैं और हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, हम अपने देश को आज़ाद करके ही रहेंगे। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, आगे मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।